किसी की भलाई करना भी खतरे से खाली नहीं है। लोग एहसान जताने के बजाय हैवानियत की ऐसी ऐसी हदें पार कर जाते हैं कि पुलिस भी दंग रह जाती है। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाला मामला हुआ था भजनपुरा के चौधरी परिवार के साथ। दिल्ली का सहादरा इलाका देश की राजधानी में मौजूद है। इसी इलाके में रहने वाले चौधरी परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सहादरा का भजनपुरा एक बेहद व्यस्त इलाका है। फरवरी 2020 की शुरुआत में सी ब्लॉक की गली नंबर 11 में स्थित एक घर से एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हुई। इस घर में एक परिवार किराए पर रहता था। 6 फरवरी के बाद से ही बदबू लगातार बढ़ती गई। आसपास के लोग परेशान होने लगे, लेकिन शुरू में सभी ने नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद घर पर कोई चूहा या बिल्ली मर गए होंगे। मकान पर भी ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को लगा कि किराएदार कहीं बाहर गए हैं। कई दिनों तक मकान पर ताला लगा रहता है। पड़ोसी और भी चिंतित हो गए। दिन बीतने के साथ बदबू कम होने के बजाय और भी तेज होती जा रही थी। 12 फरवरी 2020 का दिन आया और बदबू इतनी ज्यादा हो गई कि घर के पास से गुजरना भी मुश्किल हो गया था। हर कोई सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। पड़ोसी अब घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। पड़ोसियों ने सबसे पहले एमसीडी को इसकी सूचना दी। एमसीडी वाले आए तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से उस घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। सफाई कर्मचारी घर के पास पहुंचे और पाया कि बदबू घर के अंदर से ही आ रही है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। अब सवाल यह उठ रहा था कि एमसीडी की टीम घर के अंदर कैसे जाए। एमसीडी के पास बिना अनुमति के ताला तोड़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए पुलिस को बुलाया गया था। रात 11 बजे पुलिस को सूचना मिली और कुछ ही देर में भजनपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। घर से आ रही बदबू किसी जानवर के मरने की नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ गंभीर हुआ था। पुलिस ने मेन गेट का ताला तुड़वाया और जैसे ही गेट खुला, घर के अंदर की भयानक स्थिति देखकर सभी डर गए। पुलिस को भी घर के अंदर जाने में डर लग रहा था। घर के बाहर छोटे से पार्किंग क्षेत्र में एक दरवाजा था। कुंडी तोड़कर पुलिस घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो पूरा कमरा खून से लथपथ था। आसपास फैला खून सूख चुका था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर में 2 कमरे थे। पहले कमरे के बिस्तर पर 2 शव पड़े थे जो मुंह के बल थे और चादर से ढके हुए थे। ये शव घर के मुखिया 42-43 साल के शंभुनाथ चौधरी और उनकी पत्नी 37 साल की सुनीता के थे। दूसरे कमरे में 3 शव पड़े थे। 12 साल की कोमल, 14 साल का सचिन और 17 साल का शिवम। इस तरह पूरे घर में कुल 5 लाशें पड़ी थी जो अलग अलग कमरों में रखी गई थी। सबके पास ही एक हथौड़ा और आरी बरामद हुई थी। पूरा परिवार मारा गया था। जब पुलिस ने घर की लाइट जलाने की कोशिश की तो बल्ब नहीं जला। जांच करने पर पता चला कि दोनों कमरों में बल्ब ही नहीं थे। घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी खराब था। एमसीबी उखड़ा हुआ था और तारें लटक रही थी। पुलिस वालों ने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर मरम्मत करवाई और बल्ब लगाए गए। इस दौरान फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मृतक इतने खराब हालत में थे कि यह बता पाना मुश्किल हो रहा था कि यह आत्महत्या है या हत्या। शरीर पूरी तरह से सड़ चुके थे। इस घटना ने पुलिस को बुरी तरह से परेशान कर दिया। पुलिस ने दोनों कमरों की बारीकी से जांच की। उन्होंने हर कोने को खंगाला, लेकिन उन्हें कोई सुसाइड नोट या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह बता सके कि परिवार ने जान देने से पहले क्या लिखा हो। घर का मुख्य दरवाजा भी बाहर से बंद था और अंदर 5 शव पड़े हुए थे। यह सवाल उठ रहा था कि आखिर घर के अंदर से लोग खुद को कैसे बंद कर सकते हैं। जांच के दौरान पता चला कि घर में 2 दरवाजे थे। सामने वाला दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे ऐसा लग रहा था कि परिवार ने बाहर से किसी के आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद किया था, लेकिन घर के पीछे का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे पुलिस को अनुमान था कि परिवार के सदस्यों ने पहले मुख्य दरवाजा बंद किया होगा और फिर पीछे के दरवाजे से
अंदर जाकर आत्महत्या की होगी। हालांकि घर में खून के निशान भी मिले। आत्महत्या के मामलों में आमतौर पर इतना खून नहीं होता है। इस बात से संदेह गहरा गया कि शायद परिवार के किसी सदस्य ने बाकियों को किसी हथियार से मारा हो और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली हो। शंभुनाथ नामक व्यक्ति ने ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और 2 कमरे किराए पर लिए थे। घर के पीछे और ऊपर की मंजिल पर दूसरे किराएदार रहते थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी में घर से आते जाते रहते थे। फिर उन्होंने इस परिवार को क्यों नहीं देखा? उन्हें दुर्गंध क्यों नहीं आई? शवों की हालत देखकर लग रहा था कि हफ्ते या 10 दिन से वहीं पड़े हुए थे। यह मामला हत्या का भी हो सकता है, क्योंकि कमरे के बल्ब गायब थे और बिजली की सप्लाई काट दी गई थी। सामान बिखरा हुआ था, लेकिन कोई कीमती चीज गायब नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों ने चौधरी परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचना दी। रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। घर की अलमारी और सुनीता का पर्स बिल्कुल सही हालत में था। पैसे भी थे। पुलिस को लगा कि शायद अपराधी गुमराह करने के लिए सामान बिखेर गया हो, क्योंकि लूटपाट करने वाले आमतौर पर सिर्फ कीमती चीजें बिखेरते हैं। लेकिन यहाँ तो किचन के बर्तन तक बिखरे पड़े थे। पुलिस को यकीन हो गया कि यह मामला हत्या का है, इसलिए उन्होंने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन फिर भी कई सवाल अनसुलझे थे। जब तक मौत का कारण पता नहीं चलता, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया। अगले दिन इनका पोस्टमार्टम होना था। धीरे धीरे शंभुनाथ के परिवार के लोग और जानने वाले घटनास्थल पर पहुंचने लगे। घर से पुलिस को परिवार का कोई भी मोबाइल फोन नहीं मिला। परिवार वालों ने बताया कि घर में सिर्फ शंभुनाथ के पास ही फोन था, बाकी कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन शंभुनाथ का फोन भी नहीं मिला। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर 3 सरकारी कैमरे लगे हुए थे। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि शंभुनाथ बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और घर में सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। शंभुनाथ का पैतृक गांव बिहार के सुपौल जिले में स्थित मल्हानी था। लगभग 20 साल पहले वे अपने भाई के साथ बेहतर जीवन की तलाश में दिल्ली आए थे। दोनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ यहाँ रहने लगे। शुरुआत में शंभुनाथ जूस बेचते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लगभग 8 महीने पहले उनका परिवार भजनपुरा में रहने आया था। शंभुनाथ की पत्नी सुनीता एक गृहिणी थी। उनका बड़ा बेटा शिवम 12वीं कक्षा में था, छोटा बेटा 10वीं कक्षा में और उनकी बेटी कोमल 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। तीनों बच्चे यमुना विहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों की पढ़ाई के लिए शंभुनाथ को भजनपुरा शिफ्ट होना पड़ा। वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। वे मिलनसार स्वभाव के थे और आस पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध रखते थे। शंभुनाथ और उनकी पत्नी के रिश्ते भी अच्छे थे। परिवार के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि शंभुनाथ ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की होगी। उन्हें कोई कारण नहीं दिख रहा था। ना तो परिवार में कोई झगड़ा था, ना ही पड़ोस में किसी से दुश्मनी थी। गांव में जमीनी विवाद तो था, लेकिन उस विवाद से परिवार में कोई तनाव नहीं था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वे नहीं जानते थे कि किस तारीख से किस तारीख तक की फुटेज देखी जाए, क्योंकि हत्या की सही तारीख का पता नहीं चल पा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि इस मामले की जांच कहां से शुरू की जाए। पुलिस ने परिवार वालों और पड़ोसियों से पूछताछ की कि उन्होंने आखिरी बार शंभुनाथ या उनके परिवार के किसी सदस्य को कब देखा था। हर कोई अलग अलग तारीख बता रहा था। 10 दिन पहले देखा था, तो कोई बोलता 12 दिन पहले देखा था। किसी ने तो पिछले महीने उनको देखा था। कोई भी ठीक ठाक से याद नहीं कर पा रहा था। तब पुलिस ने एक नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि शंभुनाथ के तीनों बच्चे रोज स्कूल जाते थे। बिना देरी किए पुलिस की एक टीम यमुना विहार के सरकारी स्कूल पहुंची। ये सब कुछ घटना के 24 घंटे के भीतर ही हुआ था।
पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके तीनों बच्चों के स्कूल आने जाने के रिकॉर्ड निकाले। इन रिकॉर्ड से पता चला कि तीनों बच्चे आखिरी बार 3 फरवरी को स्कूल आए थे। इसके बाद वे स्कूल नहीं आए। इस आधार पर पुलिस को लगा कि हत्या 3 फरवरी को या उसके बाद हुई होगी। एक तरफ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए तो दूसरी तरफ शंभुनाथ के फ़ोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकलवाए। यह इलाका काफ़ी व्यस्त रहता था और लोग यहाँ पर घुल मिल कर रहते थे। इस इलाके में अगर कोई अजनबी आता तो जरूर किसी की नज़र में आ जाता, लेकिन पड़ोसियों ने किसी अजनबी को नहीं देखा। शंभुनाथ के घर अक्सर रिश्तेदार आते जाते रहते थे। सीसीटीवी फुटेज में 2:45 पर एक लंबा चौड़ा आदमी शंभुनाथ के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी। कोमल घर आई, अपना बैग रखा और तुरंत ट्यूशन के लिए निकल गई। ठीक उसी समय वह अजनबी आदमी घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। शिवम और सचिन स्कूल से ट्यूशन के लिए निकले थे। शाम लगभग 3:45 पर कोमल अपने ट्यूशन से वापस घर आती है। शाम लगभग 5:45 पर बड़ा बेटा शिवम घर आता है और उसके करीब 10 मिनट बाद छोटा बेटा सचिन आता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति 7:15 पर भजनपुर से निकल रहा था। उसी रात 10:45 पर वह शंभुनाथ को साथ लेकर घर वापस आया और फिर 11 बजे रात में वह फिर से वहां से निकल गया। इस व्यक्ति पर संदेह गहरा गया। हालांकि उसका चेहरा सीसीटीवी में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चलने का तरीका, कपड़े आदि कैमरे में कैद हो गए थे। इसी बीच पुलिस को शंभुनाथ की कॉल डिटेल्स भी मिली। आखिरी बार उनका फ़ोन 3 फरवरी को ही चालू हुआ था। उसके बाद से उनका फ़ोन बंद रहा। उसी दिन 3 फरवरी को ही उनके फ़ोन पर एक नंबर से 4 बार कॉल भी आई थी। शंभुनाथ ने जिस नंबर को प्रभु नाम से सेव किया था, पुलिस ने जब परिवार से बात की तो पता चला कि प्रभुनाथ चौधरी शंभुनाथ के बुआ का बेटा था। प्रभुनाथ अपने बड़े भाई के साथ पहले भजनपुरा की गली नंबर 8 में रहता था, फिर गली नंबर 11 में शिफ्ट हो गया। जब चौधरी परिवार के शव मिले थे तब प्रभुनाथ भी मौके पर पहुंचा था और खूब रो रहा था। पुलिस ने प्रभु से पूछताछ की तो उसने माना कि उसने 3 फरवरी को भाई को फ़ोन किया था। उसने कहा कि वो अक्सर भाई से बात किया करता था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा हट्टा कट्टा आदमी था, उसकी तस्वीर परिवार वालों को दिखाई। परिवार वाले उसे देखकर तुरंत पहचान गए और बोले कि ये प्रभुनाथ ही है। उन्होंने कहा कि उसके चलने का तरीका, कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ मिल रहा है। जब पुलिस ने भी प्रभु को देखा तो उनको भी सीसीटीवी फुटेज वाला आदमी ही लगा। पुलिस का मानना था कि कोई भी इंसान अपने किसी परिचित को दिन में सिर्फ 1-2 बार ही फ़ोन करता है, 4 बार नहीं। जब पुलिस ने प्रभु से पूछा कि वह शंभुनाथ को बार बार फ़ोन क्यों कर रहा था तो उसने जवाब दिया कि उसको भाई से कुछ काम था, इसलिए वह बार बार फ़ोन कर रहा था। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वह 2:45 पर शंभुनाथ के घर गया था और 7:15 पर वहां से निकला था, तो प्रभु के पास कोई जवाब नहीं बचा। पुलिस की थोड़ी सी पूछताछ के बाद प्रभु टूट गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। यह प्रभु ही था जिसने अकेले पूरे परिवार को मार डाला था। पुलिस शुरू में सोच रही थी कि इतने बड़े अपराध में एक से अधिक लोग शामिल होंगे, लेकिन जांच के बाद पता चला ये सब कुछ एक ही व्यक्ति ने किया है। प्रभुनाथ शंभुनाथ का करीबी भाई था और उसका उनके घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। घर की हर एक बात से वह वाकिफ था। उसे पता था कि कौन कब घर पर रहता है और कौन बाहर जाता है, बच्चे स्कूल कब जाते हैं और कब घर पर लौटते हैं। 3 फरवरी 2020 को अपनी योजना को अंजाम देने से पहले प्रभु ने शंभुनाथ को फ़ोन किया। उसने शंभुनाथ से कहा, शंभु तू जरा
लक्ष्मी नगर आजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शंभूनाथ अपनी ई रिक्शा लेकर प्रभु के बताए गए स्थान पर पहुंच गया, लेकिन प्रभु ने उसे धोखा दिया था। असल में प्रभु ने शंभूनाथ को फंसाने के लिए उसे बुलाया था कि तुमसे बात करनी है। जब इसे लगा कि शंभू घर से निकल गया होगा तो उसी टाइम के हिसाब से 2:45 पर यह शंभू के घर जाता है। वहां पर सुनीता, प्रभुनाथ की भाभी, उस दिन घर पर अकेली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। प्रभुनाथ समय के अनुसार घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। उसने अचानक सुनीता को पकड़ा और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सुनीता बेहोश हो गई। बेहोश सुनीता को देखकर प्रभुनाथ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने घर में रखी एक लोहे की रॉड उठाई और बेरहमी से सुनीता पर वार करने लगा। लोहे के रॉड से प्रभु ने सुनीता को बेरहमी से मार डाला। घटनास्थल का खौफनाक नज़ारा देखकर उसका रंग उड़ गया और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर वह खड़ा हुआ और सुनीता के शव को अगले कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर उसने चादर से शव को ढक दिया। इसी बीच 3:30 बजे शंभूनाथ का फोन आया। शंभूनाथ ने पूछा, प्रभु मैं लक्ष्मी नगर में हूँ, तुम कहाँ पर हो? प्रभु ने जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे थोड़ा काम था इसलिए देर हो गई। लेकिन सच तो यह था कि प्रभु उस वक्त शंभूनाथ के घर पर ही मौजूद था और उसकी वाइफ का कत्ल कर चुका था। कोमल ट्यूशन से घर लौटी। घर पर अंधेरा छाया था, बिजली गुल थी। दरवाजा खोलते ही उसने अपने चाचा प्रभु को देखा। हमेशा की तरह वह मुस्कुरा रहा था। कोमल भी खुश हुई। उसके चेहरे की खुशी जल्द ही मुरझा गई। प्रभु ने कहा, कोमल तुम्हें अंधेरे में ही अपने कमरे में जाना होगा, देखता हूँ तुम कर पाती हो या नहीं। कोमल हैरान थी, लेकिन उसने चाचा की बात मान ली। प्रभु ने कोमल की आंखों पर पट्टी बांधी। अंधेरे से डरते हुए कोमल अपने कमरे की ओर बढ़ी। तभी पीछे से उसने एक लोहे की रॉड महसूस की। वह वही रॉड थी जिससे उसने सुनीता का कत्ल किया था। कोमल कुछ समझ पाती इससे पहले ही प्रभु ने उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कोमल बेहोश हो गई और फिर कभी भी होश में नहीं आई। अब वह कोमल को पीछे वाले कमरे में लिटा देता है। अब वह वहीं बैठकर सचिन और शिवम का इंतजार करने लगता है। करीब 6 बजे के आसपास शिवम आता है। प्रभु उसको भी उसी तरह से मार देता है। प्रभु लाश को ठिकाने लगा ही रहा था, तभी सचिन बाहर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। जब वेट करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता है तो सचिन बाहर ही खेलने लग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद सचिन वापस आता है। वापस गेट को खटखटाने लगता है, आवाज देने लगता है। प्रभु गेट खोलता है, फिर उसका भी लोहे की रॉड से कत्ल कर देता है। 3 बच्चे पीछे वाले कमरे में थे और सुनीता आगे वाले कमरे में मरी पड़ी थी। शाम लगभग 7:15 बजे प्रभु घर से बाहर निकलता है और मेन गेट पर ताला लगा देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इसके बाद उसने 7:18 पर शंभूनाथ को कॉल किया, जो पहले से ही लक्ष्मी नगर में इंतजार कर रहा था। प्रभु ने उससे कहा कि वह गामड़ी आ जाए और वहीं मिलते हैं। प्रभु और शंभूनाथ गामड़ी में मिले, जहां प्रभु ने शराब खरीदी और शंभूनाथ को पिलाई। शंभूनाथ को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति के साथ वह बैठा है उसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। इसी बीच प्रभु ने बहाना किया कि इसे कुछ काम याद आ गया है, आप यहीं पर रुकिए, मैं आता हूँ। फिर प्रभु शंभूनाथ के घर गया और ताला खोल दिया। वह चाहता था कि जब वह शंभूनाथ को अपने घर लाए तो शंभूनाथ को कुछ अजीब ना लगे। वापस आकर उसने शंभूनाथ को काफी शराब पिलाई। यह साफ था कि वह शंभूनाथ को बेहोश करना चाहता था। फिर रात लगभग 10:45 पर शंभूनाथ प्रभु के घर जाने के लिए आया। प्रभुनाथ उसे घर छोड़ने का बहाना बनाता है और उसको भी उस लोहे की रॉड से मार डालता है। इसके बाद
उसने रात 11 बजे घर की लाइट का कनेक्शन काट दिया, शंभूनाथ का फोन चुरा लिया और घर पर ताला लगाकर चला गया। घर के सभी सामान को भी बिखेर दिया था ताकि पुलिस लूटपाट में कंफ्यूज होती रहे। इसने बस मोबाइल फोन ही चोरी किया था। लोहे की रॉड को इसने घर पर ही कहीं छिपा दिया था। अब प्रभुनाथ कत्ल करने की वजह बताता है। शंभूनाथ ने 45 लाख में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी। प्रभु ने कहा कि तुम कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ मुझे उधार दे दो, मैं बाद में तुमको लौटा दूंगा। शंभूनाथ ने प्रभु को जो पैसे उधार दिए थे, प्रभु ने वह पैसे मार्केट में ब्याज पर दे दिए। धीरे धीरे करके प्रभु ने शंभूनाथ को कुछ पैसे तो लौटा दिए थे, लेकिन 30,000 रुपये अभी भी बाकी थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी शंभूनाथ पैसे वापस मांगने के लिए ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा था, लेकिन शंभूनाथ की पत्नी सुनीता लगातार प्रभु पर पैसे लौटाने का दबाव बनाती रहती थी। शंभूनाथ ने प्रभु को पैसे इसलिए दिए थे ताकि वह कुछ व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके, लेकिन प्रभु 30,000 रुपये नहीं लौटा पा रहा था। एक दिन सुनीता ने कुछ रिश्तेदारों के सामने प्रभु को बुरी तरह से फटकार लगाई। उसने प्रभु को दलाल, धोखेबाज और ठग जैसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा। सबके सामने हुए इस अपमान ने प्रभु के मन पर गहरा असर डाला। अब उसने सोच लिया कि पैसे लौटाए या ना लौटाए वो तो बाद की बात है, लेकिन इस बेइज्जती का बदला वह जरूर लेगा। अब चूंकि ये केवल सुनीता का ही कत्ल करता तो घर के बाकी मेंबर्स, बच्चे सभी प्रभु का ही नाम बताते कि माँ ने इसे डांटा था, इसने पैसे उधार लिए थे, लौटा नहीं रहा था, इसलिए कत्ल कर दिया होगा। इसलिए उसने सबके ही कत्ल का प्लान बनाया ताकि इस पर शक करने वाला कोई ना हो। वैसे ही उधारी वाली बात प्रभुनाथ, शंभूनाथ, सुनीता और तीनों बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। जिनके सामने सुनीता ने प्रभु को डांटा था उनको भी सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए जिसको जिसको उधारी की बात पता थी सबका ही कत्ल कर दिया गया और उसका बदला पूरा हो गया। केवल 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने भजनपुरा केस का खुलासा कर दिया, कातिल को पकड़ लिया। 3 फरवरी को हुए पोस्टमार्टम में शवों पर सिर, बाह और पीठ पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। डॉक्टरों के अनुसार बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन शवों की हालत ऐसी थी कि उन्हें पुश्तैनी गांव ले जाना संभव नहीं हो पाया। अंततः दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। 14 फरवरी को पुलिस प्रभु को घटनास्थल पर ले आई। पुलिस ने 15 फरवरी तक हत्या में इस्तेमाल हुए लोहे के रॉड को प्रभुनाथ के घर से ही बरामद कर लिया। यह खुलासा सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि प्रभुनाथ अपने ही कजिन भाई, भाभी और भतीजों के साथ इतनी बड़ी क्रूरता कर सकता था। खासकर प्रभुनाथ के साथ रहने वाले बड़े भाई को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि छोटा भाई पैसे के लेन देन को लेकर इतना क्रूर हो सकता है। फिलहाल प्रभुनाथ के खिलाफ शहादरा सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें।